संगम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरेश कुमार और इसमें मैंने कल फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ से पाचन के संदर्भ में बताया था और उसके बाद से ये सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सेकंड पार्ट्स होता है और इनके बारे में सारी चीज़ों को बता दिए थे। अब इसी के बाद से कल मैंने बताया था कि भोजन सीधे क्या होता है कि मुख गुहा, ये मुख गुहा होती है, ग्रसनी होती है और ग्रसनी और ग्रास नली से सीधे आमाशय में चला आता है और आमाशय में आने के बाद भोजन क्या होता है 3 से 4 घंटे तक रहता है। और इसी आमाशय के दीवारों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कार्डिक भाग होते हैं, पायरोलिक भाग होते हैं। इतने भाग को कार्डिक भाग कहते हैं, इतने को पायरोलिक कहते हैं, ये फंडिक भाग होते हैं। कल इसको बारे में मैंने बताया था। तो क्रमानुकुंचन गतियाँ होती हैं जिसके कारण भोजन के पाचक रस 80 प्रकार से मिल जाते हैं और इसमें इसी आमाशय की दीवारों से, इसी आमाशयों की दीवारों से एक रस स्रावित होता है जिसे जठर रस कहते हैं और इस रस का जो पीएच होता है 0.9 से 1.5 अम्लीय होता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, एमाइलेज। लेकिन यह सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं और इनको सक्रिय करने का कार्य क्या करता है, इसी आमाशय के फंडिक भाग में फंडिक पार्ट्स होता है, फंडिक पार्ट होता है और इसी फंडिक भाग में ऑग्जेंटिक सेल्स पाई जाती है, OXYANTIC ऑग्जेंटिक सेल्स पाई जाती है और यही HCl का श्रावण करती है जो इन एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। यहाँ तक हो गया था फर्स्ट वीडियो में। अब सेकंड में देखिएगा HCl के कार्य, HCl के कार्य। तो HCl के कई कार्य होते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसका पीएच जो होता है 1.5 अम्लीय होता है, 1.5 अम्लीय होता है, एसिडिक होता है और इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। स्रावित कहाँ से होता है, आमाशय के फंडिक भाग के ऑग्जेंटिक सेल से स्रावित होता है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, भोजन को आमाशय में सड़ने से बचाता है, भोजन को आमाशय में सड़ने या नष्ट होने से बचाता है, सड़ने या नष्ट होने से बचाता है। और दूसरा होता है कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तीसरा जो होता है कैल्शियम युक्त पदार्थों को जो भोजन के साथ ग्रहण कर लेते हैं उनको गलाने का कार्य करता है। और चौथा जो इम्पॉर्टेंट कार्य होता है कि यह प्रोटीन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं यहाँ के निष्क्रिय एंजाइमों को क्या करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए मुख्यतः 2 एंजाइम्स होते हैं, इसमें मुख्यतः 2 एंजाइम्स होते हैं जो इनको सक्रिय करने का कार्य करता है। एक होता है प्रोरेनिन एंजाइम होता है, प्रोरेनिन एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स। और दूसरा जो होता है पेप्सिनोजन एंजाइम्स होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम्स होता है और यही जो HCl होता है इनको सक्रिय करने का कार्य करता है। यही जब सक्रिय होते हैं तो यह H आयन और प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट होता है, रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा होता है पेप्सिनोजन जो एंजाइम्स होता है, यह H आयन की उपस्थिति में पेप्सिन एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम्स में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी के कारण यह दोनों H आयन सक्रिय करने का कार्य करता है। और यह जो रेनिन एंजाइम होता है यह बच्चों के आमाशय में पाया जाता है और बच्चे जो होते हैं, बच्चे जब दूध पीते हैं तो उस दूध की प्रोटीन का पाचक एंजाइम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में दूध की प्रोटीन का पाचक एंजाइम क्या होता है, यह रेनिन एंजाइम होता है, बच्चों में प्रोटीन का पाचक। लेकिन वयस्क मनुष्य के आमाशय में प्रोटीन का पाचक एंजाइम पेप्सिन के द्वारा होता है क्योंकि पेप्सिन नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन बनता है, बच्चों में दूध की प्रोटीन का पाचक एंजाइम रेनिन एंजाइम्स होता है और वयस्क में प्रोटीन का पाचक एंजाइम पेप्सिन एंजाइम्स होता है। तो अब यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन कि दूध की प्रोटीन, यहाँ पे देखिएगा दूध की प्रोटीन को केसीन प्रोटीन कहते हैं
और इसी केसीन प्रोटीन को, दूध की प्रोटीन को केसीन प्रोटीन कहते हैं। दूध की प्रोटीन को केसीन प्रोटीन कहते हैं। यही केसीन प्रोटीन जब अर्ध ठोस अवस्था में यह रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित हो जाता है, पैराकेसिनेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण दूध की जो लिक्विड प्रोटीन होती है और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण इसका आसानी से पाचन हो जाता है। इस प्रकार से भोजन सीधे क्या होता है, आमाशय से सीधे अब भोजन पच के सीधे कहाँ पे जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि छोटी आंत में जाता है। अब यहाँ पे कि यही से भोजन सीधे यहाँ पे जाता है और यहीं से देखे होंगे कि यहाँ पे यकृत होता है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यहीं से क्या होता है, यही यकृत से एक विशेष, यकृत को ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन इसमें एक संरचना होती है पित्ताशय, और इसी में पित्त रस का संचय होता है। तो जैसे ही भोजन अम्लीय माध्यम से क्या होता है, आमाशय में जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मुख गुहा से भोजन का पाचन और आमाशय तक भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। पहला क्वेश्चन बनता है। उसके बाद से जैसे ही भोजन यह छोटी आंत में जाता है, तो यहाँ से और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी संरचना को आंत के नाम से जानते हैं। यह दो भागों में बटी होती है, एक छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। तो इसके बाद से भोजन सीधे किस में जाता है, आंत में जाता है, आंत इंटेस्टाइन में जाता है। और इंटेस्टाइन में जाने के बाद यह इंटेस्टाइन दो भागों में बटी होती है। एक होता है छोटी आंत होती है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और दूसरा जो होता है बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। यह दो भागों में बटी होती है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस आंत को छोटी आंत कहते हैं। यह दो भागों में बटी होती है और यह इसको ग्रहणी कहते हैं, इसको ग्रहणी कहते हैं और इसको इलियम कहते हैं। यही बेसिक डिवाइडेशन होता है, किसको ग्रहणी कहते हैं, किसको इलियम कहते हैं। तो आमाशय में लगी हुई छोटी आंत की आधी संरचना को, आमाशय से लगी हुई छोटी आंत की आधी संरचना को ग्रहणी कहते हैं और ग्रहणी के शेष भाग को इलियम कहते हैं। और मनुष्य में आंत की लंबाई ध्यान दीजिएगा 7.5 मीटर होती है, और जिसमें से छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि लंबाई अधिक होने के कारण इसे छोटी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है, इसी कारण इसे छोटी आंत कहते हैं। इसका डायमीटर अधिक होता है, इसे बड़ी आंत कहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि भोजन छोटी आंत में, तो अब यहाँ से दो भागों में देखिएगा इसको कि छोटी आंत, इसके पास ये संरचना होती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई होती है 6 मीटर होती है। और यहाँ से आमाशय के बाद के सी के आकार की संरचना को छोटी आंत कहते हैं और यह दो भागों में बटी होती है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। और यहाँ से भोजन सीधे ग्रहणी में जाता है और ग्रहणी में भोजन के जाने के बाद ध्यान दीजिएगा यहीं से पित्त रस निकलता है, यहीं पित्त रस निकलता है और जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय कर देता है। तो यहाँ पे जाने के बाद जब भोजन जाता है तो यहाँ से 3 रस निकलते हैं, यकृत से पित्त रस नंबर 1, यकृत से पित्त रस, और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। और तो यहाँ से देखिएगा कि छोटी आंत में एक 3 रस निकलते हैं और सबसे पहला जो रस होता है पित्त रस, बाइल जूस। और इस ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और इसका संचय पित्ताशय में होता है। और इस पित्त रस का जो pH मान होता है 7.5 से 8.6 होता है, 8.6 क्षारीय होता है।
और इस पित्त रस में जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है, इस पित्त रस में जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह 92% होती है और 6% जो होते हैं लवण होते हैं, 6% जो होते हैं वह लवण होते हैं। और इसमें लवण में क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड, इस लवण में होते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम टारकोलेट, सोडियम टारकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं, ग्लाइकोलेट होते हैं, यह लवण होते हैं। और कुछ परसेंटेज क्या होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन की होती है। तो यह इसका बेसिक संगठन होता है। तो इसके अब कार्य देखिएगा, पित्तरस के कार्य होते हैं। पित्तरस का जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, इसमें सबसे जो पहला कार्य होता है, यह जैसे ही कार्य को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही भोजन आमाशय से ग्रहणी में जाता है वहां से क्या होता है, यकृत से पित्तरस यहाँ से क्या होता है, पित्तवाहिनी नली के द्वारा निकलता है। और यही यहाँ पे यकृत होती है, एक रफ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, यही यकृत होती है। और यहाँ से इसी में एक संरचना पाई जाती है पित्ताशय, और इसी पित्ताशय से पित्तरस निकलता है और जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारी कर देने का कार्य करता है। तो अब यहाँ से देखिएगा पित्तरस के कार्य, पित्तरस के कार्य। तो सबसे पहला कार्य होता है यह आमाशय से आए हुए भोजन के माध्यम को क्षारी कर देता है और इसी छोटी आंत से क्षारी माध्यम में भोजन का पाचन होता है। और दूसरा जो कार्य होता है, भोजन के साथ जो अपशिष्ट जीवाणुओं के अपशिष्ट होते हैं वहाँ पे इसको नष्ट करने का कार्य करता है। और इसके बाद से तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है पित्तरस का, वसा का पायसीकरण करने का कार्य करता है। पायसीकरण सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं, यह वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण वसा क्या होती है, छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है, जो जिसका टूट जाती है। और इसी वसा की बूंदों को क्या कहते हैं, पायस या इमल्सन कहते हैं, पायस या इमल्सन कहते हैं। यह और पायस का अभिप्राय होता है, कि जैसे वसा की जो बूंदें होती हैं जब पित्तरस क्रिया करता है तो यह छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूट जाता है और इसी वसा की बूंदों को पायस या इमल्सन कहते हैं। और इस वसा का जो घनत्व होता है रुधिर के और जल के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण वसा शरीर के विभिन्न भागों में इसका स्थानांतरण हो सके। और दूसरी चीजें होती हैं कि अब यहाँ से देखिएगा स्थानांतरण हो सके। अब इसी के बाद से अगला जो कार्य होता है, यह वसा में घुलनशील विटामिन, पित्तरस का कार्य होता है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के का अवशोषण करने का कार्य करता है। इसी के बाद से इसी ग्रहणी में यह अग्नाशय होता है, शरीर में पाई जाने वाली यह मिश्रित ग्रंथि होती है, यह अग्नाशय होता है और यह मिश्रित ग्रंथि होती है और इसी अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है और ये सीधे ग्रहणी में आकर निकलता है। और इसी ग्रहणी में बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं। अग्नाशय से जो रस निकलता है और दूसरा जो रस होता है अग्नाशयिक रस निकलता है। और इस रस का जो पीएच मान होता है, इस अग्नाशयिक रस का जो पीएच मान होता है 7.5 से 8.3 क्षारी होता है। और इसी रस में क्या होते हैं, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी के कारण इस रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसी रस को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। इसी अग्नाशयिक रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। इसी के बाद से भोजन सीधे कहाँ पे चला जाता है, इलियम में चला जाता है। और इलियम में जाने के बाद उसी आंत की दीवारों से, यहाँ से देख रहे हैं यह आंत की दीवारें क्या होती है, बहुत ही रफ होती हैं। और इसी आंत की दीवारों से क्या होते हैं, आंतरीय रस निकलते हैं। जो तीसरा रस होता है आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल
इंटेस्टाइनल जूस निकलता है और इस रस का पीएच मान होता है 7.5 से 8.0 क्षारीय होता है और इसी रस में बहुत सारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे इसी रस में बहुत सारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन के पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके कारण भोजन का पाचन, यहाँ से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है ग्लूकोस होता है, पहला पाचक एंजाइम होता है ग्लूकोस, ग्लूकोस होता है और इसी का एंजाइम GLUCA ग्लूकेज एंजाइम्स होता है। इसी ए को ए बना दीजिए, इसका एंजाइम्स निकल आता है, एंजाइम्स निकल आता है। इसी प्रकार से फ्रुक्टोज और इसी फ्रुक्टोज का पाचक एंजाइम होता है TASE, FRUCTASE, इसके एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद से क्या होते हैं? माल्टोस। तो इसी O को A बना दीजिए, इसके एंजाइम्स हो जाते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसी के बाद से वसा का पाचक एंजाइम्स होता है लाइपेस, जो वसा का यूनिवर्सल पाचक एंजाइम होता है लाइपेस एंजाइम, ध्यान रखिएगा, एंजाइम्स होता है, यह वसा का पाचक एंजाइम्स होता है, जिसके कारण क्या होता है? वसा का आसानी से पाचन हो जाता है। इसी प्रकार से प्रोटीन्स के पाचक एंजाइम्स होते हैं और न्यूक्लिक अम्लों के पाचक एंजाइम्स होते हैं और दूसरी चीजें होती हैं। इस प्रकार से भोजन क्या होता है? अघुलनशील से घुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इसी आंत की दीवारों से क्या होता है? इसी इलियम की दीवारों से बहुत सारी रुधिर वाहिनियां होती हैं जो सीधे रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। इसी इलियम की दीवारों से बहुत सारी रुधिर वाहिनियां होती हैं जो रुधिर में प्रवेश कर जाती हैं और जिसके कारण भोजन का अवशोषण यहाँ पे आसानी से हो जाता है। यहीं से क्या होती है? यहीं से सीधे क्या होते हैं? रुधिर में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। रुधिर वाहिनियों के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहीं पे एक प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण, इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण, एब्जॉर्बेशन। और अवशोषण का इसको एब्जॉर्बेशन कहते हैं, एब्जॉर्बेशन। अवशोषण, एब्जॉर्बेशन कहते हैं। और अवशोषण का अभिप्राय होता है कि अवशोषित हुए भोज्य पदार्थ, पचे हुए भोज्य पदार्थ जिस प्रक्रिया के द्वारा रुधिर में मिल जाते हैं उसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। और इसी में एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है स्वांगीकरण, इसी को एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन का अभिप्राय होता है, इसकी परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है। एक क्वेश्चन बनता है कि वह पाचन की प्रक्रिया में वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो यही एक प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक भोजन का जब भी जो पाचन होता है, इस प्रक्रिया में कोई भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। जब यह डाइजेस्ट होकर सीधे रुधिर में मिल जाता है तो वहाँ से क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो स्वांगीकरण की परिभाषा क्या देते हैं कि जब अवशोषित हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य किया जाता है और इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर की जैविक क्रियाओं में किया जाता है, इस प्रकार से भोजन शरीर का अंग या भाग बन जाता है। अतः इस पूरी प्रक्रिया को स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद से भोजन के जो आवश्यक पदार्थ होते हैं रुधिर में मिल जाते हैं। इसके बाद से भोजन के जो शेष अपशिष्ट या बेकार पदार्थ होते हैं वह सीधे क्या होते हैं? बड़ी आंत के द्वारा बड़ी आंत में चले जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि भोजन का पाचन की प्रक्रिया क्या होती है? इसी छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। एक एक्सेप्शन क्वेश्चन होता है, यदि सामान्यतः आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो इसी छोटी आंत में होता है। लेकिन यदि पूछा जाए छोटी आंत के किस भाग में होता है, इसी इलियम में होता है। और इसी के बाद से छोटी आंत के बाद से अब आता है बड़ी आंत।
ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत के बाद से आता है बड़ी आंत, बी होता है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद से आता है बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है मनुष्य के बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है और यह 3 भागों में बटी होती है, यह 3 भागों में बटी होती है। एक होता है सीकम, पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलेन, कोलेन, और तीसरा होता है रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं, रेक्टम या मलाशय कहते हैं। तो इसका बेसिक, इसमें से आधे भाग को सीकम कहते हैं, इधर से यहाँ तक सीकम कहते हैं, और इसके आधे भाग को कोलन कहते हैं, और इसके बाद से इतनी संरचना को रेक्टम या मलाशय के नाम से जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इस बड़ी आंत में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, कुछ पॉइंट्स आपके लिए कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर भोजन के अपशिष्ट पदार्थों का, यहाँ पे भोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, भोजन के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थ आप कह सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या बेकार पदार्थ होते हैं। और इन्हीं का क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, किण्वन या फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा सरल अपशिष्ट पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, सरल अपशिष्ट पदार्थों में, सरल अपशिष्ट पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से सरल अपशिष्ट पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत सारी गैसें निकलती हैं, इस प्रक्रिया में बहुत सारी गैसें निकलती हैं, CO2, SO2, NO2, H2S, CH4 आदि गैसें निकलती हैं। और अंत में इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या कहते हैं, मलाशय में एकत्रित किया जाता है और अंत में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य में पाचन मुख गुहा से लेकर अमाशय तक संपन्न हो जाता है। और इस पे एक शब्द होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, तो 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, यहाँ पर केवल जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण होता है। एक पॉइंट आता है किण्वन या फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज के सड़ने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और इस टर्म का प्रयोग सबसे पहले लुई पाश्चर ने किया था, जिसे फादर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने 1822 या 1895 में अपना टर्म दिया, जिसके कारण सूक्ष्म जैविकी के संदर्भ में बहुत बड़ा, मेडिकल साइंस के संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी चीज़ें होती हैं कि इसी के बाद से अन्य जो फूड मटेरियल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसको मैं बनाऊंगा। और इसी के संदर्भ में देखिएगा सीक्वेंस की कंडीशंस में जब आप इसको एज ए फिगर के संदर्भ में पढ़ेंगे, ये चीज़ें सारी क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।